हेलो स्टूडेंट्स, जीएस विजन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सेमवाल उत्तराखंड विषय को लेकर के एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हूं। हमने जनजातियों की सीरीज शुरू की थी और जनजातियों की जो सीरीज हमने अभी तक देखी है उसमें भोटिया समाज देख चुके हैं, थारू समाज देख चुके हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम उत्तराखंड की एक और विशेष जनजाति की आज चर्चा करेंगे। क्लियर? कौन सी जनजाति आज हम लोग पढ़ेंगे, कहां से उसका संबंध है, ठीक, वो सारी जो चीजें हैं, वो सारे जो रहस्य हैं, आज इसी लेक्चर में हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आज जिस विशेष प्रकार की जनजाति को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, वो उत्तराखंड के क्षेत्र में बोक्सा के नाम से जानी जाती है। अब बोक्सा कौन है, कहां से आए हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं और कहां से एग्जाम में सवाल पुटअप हो सकता है, क्लियर? वो सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इनसे संबंधित जितने भी आधार हैं, जितनी भी गतिविधियां हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, बोक्सा जनजाति। अब बोक्सा जनजाति का मैंने आपके सामने सबसे पहले एक चित्र रखा हुआ है। इसी चित्र की वेशभूषा, जो शारीरिक संरचना है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बोक्सा किस प्रकार की प्रजाति से जुड़ा है या किस तरीके की हमारे सामने गतिविधि इनके शारीरिक संरचना के रूप में आ रही है। छोटी छोटी आंखें हैं, चपटा मुंह है, क्लियर है, चौड़ी नाक इनकी हमारे सामने देखने को मिल रही है। तो ये इनका एक शारीरिक संरचना की भूमिका वाला चित्र है। इसके अतिरिक्त बोक्सा समाज में हमारे सामने अनेकों प्रकार की विशेषताएं हैं, अनेकों प्रकार के फैक्ट्स आते हैं। वो फैक्ट्स हम लोग शुरू करेंगे इनके निवास स्थान को लेकर के, ठीक है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका निवास स्थान है कहां उत्तराखंड में। अब देखना कि जो बोक्सा समाज है, बोक्साओं का उत्तराखंड के क्षेत्र में निवास स्थान देखा जाए तो सबसे पहले मैंने एक जनपद लिखा हुआ है ऊधम सिंह नगर। हमने थारू समाज देखा, थारू समाज भी मुख्यतः ऊधम सिंह नगर के क्षेत्रों में निवास कर रही थी, क्लियर? उसी भांति ये जो बोक्सा नाम का समाज है, हमको ऊधम सिंह नगर के 2-3 प्रमुख लोकेशंस हैं, जिसमें एक रुद्रपुर है, बाजपुर है और गदरपुर है। क्लियर? मैंने कहा रुद्रपुर, बाजपुर, गदरपुर ऊधम सिंह नगर जनपद से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। साथ ही साथ नैनीताल में चलो तो प्रमुखता रामनगर की लोकेशन, पौड़ी की लोकेशन में पहुंचो तो दुगड्डा का क्षेत्र, यहां तक कि हम देहरादून के क्षेत्र में यदि एंटर करते हैं तो विकास नगर और डोईवाला की जो लोकेशन है, यहां हमको बोक्सा समाज के निवास स्थान दिखाई देते हैं, क्लियर है? तो पहला जो हमारे सामने आधारभूत संरचना है कि यहां इनका किस किस लोकेशन में निवास है, तो ऊधम सिंह नगर क्षेत्र मुख्यतः है, नैनीताल, पौड़ी और देहरादून क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। जबकि हमारे सामने एक सर्वे, एक रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि जो बोक्सा समाज है, बोक्सा समाज उत्तराखंड के लगभग 173 गांव में लगभग ये बसे हुए हैं। और ये जिन क्षेत्रों में बसे हुए होते हैं, इनके जो बनाए हुए मकान होते हैं, या मैं संपूर्ण क्षेत्र के लिए शब्द का प्रयोग कर सकता हूं, वहां बुक्साट, यानी बुक्साट नाम का जो शब्द हमारे बीच रखा गया है, ये बोक्सा के निवास स्थान को कहा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा कि बोक्सा जिन क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, उन्हीं निवास स्थलों को हम बुक्साट की संज्ञा देते हैं। तो पहला आधार हमारे सामने इनका निवास स्थान के रूप में है। जबकि इन बोक्सा समाज में हमारे बीच जो महत्वपूर्ण और गतिविधि देखने को मिलती है, वो है उत्पत्ति को लेकर के। हमने भोटिया समाज को देखा था, थारू समाज को देखा था, उनकी उत्पत्ति के बारे में डिस्कस किया था, क्लियर है? यहां पर बोक्सा समाज के बारे में भी अनेकों प्रकार के फैक्ट सामने आते हैं, अनेकों प्रकार के मतभेद सामने आते हैं। देखना, अनेकों प्रकार के समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इन बोक्साओं पर अपनी रिसर्च की है। वो क्या कहते हैं, उनका मानना है कि जो बोक्सा समाज है, ये एक मिश्रित प्रजातीय समूह है। हमने थारों के बारे में भी देखा था, थारू भी मिश्रित प्रजातीय समूह की भूमिका में है, क्लियर? अब कैसे कैसे इन्होंने
या समाजशास्त्रियों ने किस बेस पर कहा कि ये मिश्रित प्रजातीय समूह है? मैंने आपके सामने एक नाम लिखा हुआ है उदय सिंह करके। ये उदय सिंह है और क्यों समाजशास्त्री इसको बोक्साओं से लिंक करते हैं? तो ध्यान से देखना कि धार नगरी गुजरात के क्षेत्रों में कहते हैं कि उदय सिंह नाम का एक शासक हुआ करता था। इस उदय सिंह ने अपने भाई को धार नगरी के क्षेत्र से देश निकाला दे दिया था। और कहते हैं कि जब उदय सिंह के भाई के माध्यम से पलायन करने की गतिविधि की गई थी तो उदय सिंह का भाई उत्तराखंड के क्षेत्र में शारदा नदी के किनारे, जिस लोकेशन को मैं बनबसा की संज्ञा देता हूं, इन बनबसा की लोकेशन में बस गया। ध्यान से, जब वे शारदा नदी के तट पर बनबसा के क्षेत्रों में आकर बसे तो कहते हैं कि उसी की आगे आने वाली जो संतानें थी वही फिर बोक्सा कहलाई। क्लियर है? तो समाजशास्त्री क्या कह रहे हैं कि ये एक मिश्रित प्रजातीय समूह की भूमिका में है। लेकिन यदि बोक्सा समाज के लोगों को पूछा जाए कि आप हो कौन, तो इनका मत है कि हम पमार वंशीय हैं। ध्यान से इस स्टेटमेंट को समझना कि समाजशास्त्री क्या कह रहे हैं कि ये एक मिश्रित प्रजातीय समूह है, लेकिन बोक्सा समाज स्वयं के लिए क्या कह रहे हैं कि हम पमार वंश के सदस्य हैं या पमार मूल से जुड़े हुए लोग हैं। तो पमार वंशीय स्वयं को बोक्सा समाज कह रहा है और समाजशास्त्री इनको मिश्रित प्रजातीय समूह से लिंक करते हैं। ऐसे ही एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे इलियट। क्लियर? इलियट ने क्या कहा? इलियट ने कहा कि ये जो समाज है बोक्सा, ये सबसे पहले बनबसा की लोकेशन में बसा। वही थ्योरी इन्होंने दी थी जो अनेक प्रकार के समाजशास्त्री के माध्यम से दी गई है। तो इलियट का कथन है कि बनबसा की लोकेशन में आपके बोक्सा सबसे पहले बसे। थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अनेकों प्रकार के स्टेटमेंट इसी कथन का समर्थन करते हैं कि पहले ये बनबसा की लोकेशन में बसे शारदा नदी के किनारे। देखना, आपके सामने आईने अकबरी का जिक्र किया गया है। अब आईने अकबरी का जिक्र हमने बोक्सा के साथ क्यों जोड़ा? तो जब हम आईने अकबरी को पढ़ते हैं तो आईने अकबरी में भी इन बोक्साओं का उल्लेख किया गया है, जिसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि जब 16वीं सदी का समय चल रहा था उस समय बोक्साओं का स्थायित्व हुआ करता था इस हिमालयी क्षेत्र पर। क्लियर है? तो एक नया फैक्ट आपके सामने बन जाता है कि बताइए कि निम्न में से किस प्रकार की रचना में बोक्साओं का उल्लेख हुआ है? तो वो आपका आईने अकबरी है। यह सवाल को घुमा करके पूछा जा सकता है कि आईने अकबरी में किस जनजाति का उल्लेख हुआ है? तो जवाब आपके सामने बोक्सा है। क्लियर? अब इन बोक्साओं के बारे में हमारे सामने जो आधारभूत और अनेकों प्रकार की गतिविधियां हैं उनमें से एक है धार्मिक स्थिति को लेकर के। ये जो बोक्सा है, यदि इन बोक्साओं का समाज देखा जाए तो ये मुख्यतः पितृसत्तात्मकता को दर्शाते हैं। क्लियर है? तो पितृसत्तात्मकता के समाज को दर्शाता है और ये जो पितृसत्तात्मक समाज है इसकी धार्मिक स्थिति कैसे कैसी होगी उस पर चर्चा करते हैं। पहला शब्द मैंने लिखा हुआ है चामुंडा देवी। क्लियर है? और चामुंडा देवी के ब्रैकेट में लोकेशन लिखी हुई है काशीपुर। और काशीपुर में एक प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है जिस मेले को हम चैती का मेला कहते हैं। चैत्र मास की नवरात्रि पर वो आयोजित किया जाता है। सवाल अब अनेकों प्रकार से घुमा करके आयोग पूछ रहा है। यूके SSC तो सीधा सीधा उसका समय पर फोकस करता है, जबकि लोक सेवा आयोग सामान्यतः आपका मेले का संबंध लोकेशन के साथ पूछेगा। तो ध्यान देना, ये जो बोक्सा समाज है इनकी प्रमुख जो देवी है वो चामुंडा देवी के नाम से जानी जाती है। और चामुंडा देवी का जो स्थान है या जो प्रमुख मंदिर है इनका वो काशीपुर की लोकेशन में है। और मैंने कहा इसी क्षेत्र में एक मेले का आयोजन किया जाता है जिस मेले को चैती मेला की संज्ञा दी गई है। चैत्र मास की नवरात्रि पर इसका आयोजन किया जाता है। क्लियर? इसी तरीके से इन बोक्साओं के समाज में जो धार्मिक स्थिति है वो हिडिंबा देवी के साथ जुड़ी हुई है। और हिडिंबा देवी का जो मुख्य मंदिर है उसकी लोकेशन चंपावत में है। तो आपका चामुंडा काशीपुर और हिडिंबा
काशीपुर और हिडिंबा की जो लोकेशन है मंदिर के रूप में, वो चंपावत की लोकेशन को दर्शा रहा है। इतना ही नहीं, ये जो समाज है बोक्साओं का, ये बहुदेववाद का समाज है। और बहुदेववाद का अर्थ है कि एक से अधिक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिनमें एक देवी देवता खेड़ी देवी के रूप में है। अब ये खेड़ी देवी है कौन और क्या इसकी विशेषता है, थोड़ा सा उस पर फोकस करते हैं। देखना, ये जो खेड़ी देवी है, ये खेड़ी देवी माना जाता है कि बोक्साओं का जो समाज है, इस समाज में प्रत्येक घर में एक कुल देवी के रूप में, हालांकि मुख्य इनके यहां चामुंडा देवी है, लेकिन उसके अतिरिक्त जिस देवी की प्रत्येक घर में पूजा की जाती है वही खेड़ी के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि प्राचीन समय में जो बोक्सा समाज होता था, ये समाज प्रत्येक घर में एक खेड़ी देवी के मंदिर का निर्माण जरूर करता था। तो प्रमुख भूमिका में इस समय खेड़ी देवी भी शामिल होती है। जबकि इसी समाज का एक और पूजनीय देवता है जिसको कि सांकरिया की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि से संबंधित सवाल भी बनने के चांसेस हो जाते हैं, जिनमें मैंने कहा सांकरिया नाम का एक देवता है जिसकी पूजा पशु के रूप में की जाती है, या जो पशुओं का रक्षक देवता है उसी देवता को सांकरिया की संज्ञा दी गई है। तो पशुओं का रक्षक सांकरिया, प्रत्येक घर में पूजित हो जाने वाली जो देवी है वो खेड़ी देवी, और बड़े रूप में जो चामुंडा है, जो हिडिंबा है, इनके समाज में यानी बोक्साओं के समाज में बड़ा विशेष महत्व होता है। देखना, हमने पिछला लेक्चर जो देखा था वो थारुओं से जुड़ा हुआ था, और थारुओं के समाज में एक विशेष प्रकार की पंचायत थी जिसको कि हमने बिरादरी कहा। ऐसा ही कुछ मिला जुला जो गतिविधियां हैं वो इन बोक्साओं के समाज में भी देखने को मिलती है, और कहते हैं कि इनकी जो बिरादरी है यानी जो इनकी पंचायत है वो प्राचीन समय में काफी चर्चा में रहती थी। हालांकि अब समय के साथ साथ इसमें बदलाव किया जा चुका है। बस ध्यान रखना कि बिरादरी शब्द जो कि बोक्साओं के साथ भी मैं यूज कर रहा हूं, मुख्य रूप से ये बिरादरी थारुओं की होती है, लेकिन बोक्साओं के साथ भी बिरादरी शब्द का यूज किया हुआ मिलता है, जिसमें सरपंच और मुंशिफ जैसे पदाधिकारियों का उल्लेख भी अनेकों प्रकार के इतिहासकार कर चुके हैं। तो मुंसिफ हो, सरपंच हो, ये इनकी बिरादरी से जुड़ा हुआ शब्द है जो कि इनकी पंचायत को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? इस समाज में एक प्रमुख कंसेप्ट आता है जिसको कि त्योहार, पर्व या उत्सव की संज्ञा दी गई है। अब क्या इनका प्रमुख उत्सव है, कौन सा इनका प्रमुख त्योहार है? उनमें एक मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है चैती मेला। मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है, जब हम काशीपुर की बात कर रहे थे तो वहां एक मेले का आयोजन बड़े चर्चित रूप में, भव्य रूप में किया जाता है, जिसको कि मैं चैती मेला कह रहा हूं। और चैती मेले का जो आयोजन बोक्सा समाज करता है वो चैत्र मास की नवरात्रि से जुड़ा है। मुख्य मेला है बोक्सा समाज का। सवाल बनता है कि कौन से समाज के माध्यम से चैती मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है, तो वो समाज आपका यही बोक्सा है। देखना, ये जो समाज है बोक्साओं का, इनमें एक और प्रमुख त्योहार है जिसको कि बजहर की संज्ञा दी जाती है। अब बजहर है क्या और किस समय इसका आयोजन होता है? तो जो बैसाख मास होता है, बैसाख मास के अंतिम सप्ताह, बैसाख मास के अंतिम सप्ताह में हम इस प्रकार के त्योहार का आयोजन करते हैं जिसकी अवधि 3 दिवसीय होती है। और इस त्योहार में बोक्सा समाज की जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, वो नृत्य संगीत का आयोजन करते हैं, विशेष प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, और मैंने कहा इसकी जो अवधि है, जो समय है, वो बैसाख मास के अंतिम सप्ताह के 3 दिनों तक है। क्लियर? अब देखना, इस बोक्सा समाज में और भी विशेष प्रकार के शब्दावलियों का उल्लेख किया जाता है। हालांकि इनके समाज में कुछ वैवाहिक गतिविधियां भी शामिल होती हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो बोक्सा समाज है, इन बोक्सा समाजों में मैंने कुछ नाम सामने रखे हुए हैं, जिनमें एक यदुवंशी है, एक परतजा है,
पंवार है, सुनार है, और इसी तरीके से एक और कास्टिज्म आती है जिसको कि पंवार की संज्ञा दी गई है। हालांकि इसको राजवंश भी कहा जाता है। तो ध्यान से देखना जरा, ये जो शब्द मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, ये शब्द इन बोक्साओं का जो उपजातीय समूह है उस उपजातीय समूह को इंडिकेट कर रहा है, जिनकी कुल संख्या मैंने कही 5 प्रकार की है। यानी हम बोक्साओं को उपजातियों में बांटना चाहे तो कुल मिलाकर के 5 उपजाति बोक्साओं के संदर्भ में मिलती है। क्लियर इतना? आगे, अब ये जो बोक्सा समाज है, इस बोक्सा समाज में हमको वैवाहिक स्थितियों को देखना है कि कैसे कैसे इनके यहां वैवाहिक स्थितियां रहती हैं और कौन कौन से शब्द इनके यहां से मुख्य रूप से एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। तो थोड़ा सा वैवाहिक स्थिति पर नजर डाल देते हैं। देखना, इनकी जो वैवाहिक स्थिति है वो वैवाहिक स्थिति मुख्य रूप से, इनकी जो वैवाहिक स्थिति है वो कुछ प्रमुख शब्दों को सामने रखती है, जिनमें से एक शब्द है बैठान विवाह। हमने परसों देखा था जब थारुओं का उल्लेख किया था तो थारुओं के समाज में उठान विवाह था, जबकि इस समाज में बैठान विवाह का हमको उल्लेख मिलता है। बैठान ही नहीं, इस समाज में एक शब्द, जिस शब्द को हम मालगति की संज्ञा देते हैं, मालगति विवाह का आयोजन होता है। ठीक है, देखना, ये जो मालगति नाम का शब्द है, थोड़ा सा इसका उल्लेख कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे बैठान विवाह की ओर। अब मालगति होता क्या है कि ये जो बोक्सा समाज है, इस समाज में सगाई जैसी रस्में भी आयोजित होती हैं, और जब शादी का अवसर आता है तो उस अवसर में वर होगा, वधू होगी। ध्यान से देखना, यहां से सवाल बनने के चांसेस बन जाते हैं। मैंने कहा वर होगा, वधू होगी। जब विवाह का हमारे सामने आयोजन किया जा रहा होगा तो वधू के पास कुछ राशि जमा होती है, जो चाहे न्योते के रूप में हो, चाहे उसको शगुन के रूप में दी गई हो। तो ध्यान से देखना, वधू के पास ये जो राशि जमा हुई है, इस राशि को वधू के माध्यम से अपने पिता को सौंप दिया जाता है। उसी समय जब इनका विवाह आयोजित हो रहा है तो वधू के माध्यम से राशि पिता को सौंप दी गई, और पिता उस राशि को क्या कर देगा, वर के हाथों में सौंप देता है। अब जब वधू के घर विवाह संपन्न हो चुका, बारात प्रस्थान कर गई, तो जब ये वर वधू अपने यहां चलेंगे, यानी वर के यहां पहुंचेंगे, तो वर के माध्यम से ये जो राशि पिता के माध्यम से इसे सौंपी गई थी, वर इस राशि को अपनी माता के हाथों में सौंप देता है। और कहते हैं कि ये जो प्रोसेस वर के माध्यम से माता के हाथों में सौंपने की है, इसको दूध का कर्ज उतारना कहते हैं। तो दूध का जो कर्ज है वो इस समय वर के माध्यम से किया जा चुका है, और जब ऐसी गतिविधि इनके समाज में होती है, यानी दूध का कर्ज उतार दिया जाता है, तो इस दिन के पश्चात वर और वधू एक प्रकार से घर पे स्वतंत्र हो जाते हैं। इनके माता पिता का इन पर अब उस प्रकार से अधिकार नहीं रहता जो शादी से पूर्व था। तो दूध का कर्ज उतारना इसी बोक्सा समाज से जुड़ी हुई प्रथा है, जिसको हमने माल गति विवाह की संज्ञा दी है। देखना कि ये जो बोक्साओं का समाज है, ये समाज पुनर्विवाह भी आयोजित करता है। अब कैसा पुनर्विवाह? जैसे हमने थारुओं के समाज में देखा था कि वहां पर लठ मरवा भोज का आयोजन किया जाता है, वहां पर उठान विवाह का आयोजन होता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थारू भी आपको पुनर्विवाह की गतिविधि दिखाते थे, और बोक्सा समाज भी आपको इसी प्रकार से पुनर्विवाह की गतिविधियां समझाती है, गतिविधियां दिखाती है। तो समझते हैं कि बैठान विवाह किसे कहा जाता है। आपने थारुओं में जब चुटकटा विवाह देखा होगा, यदि आपने थारुओं का चुटकटा विवाह या थारुओं की सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो उसे जरूर देख ले, ताकि आगे वाली जो ये वीडियो है बोक्साओं की, वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। देखना, तो बैठान विवाह का कंसेप्ट क्या है कि जो वधू होती है, क्लियर है, ये चाहती है कि जिसके साथ इसका विवाह संपन्न हो रहा है
उसको अपने ही घर में रखा जाए, जिसको हम सामान्य लैंग्वेज में घर जमाई की संज्ञा देते हैं। क्लियर है? तो वधु चाहती है वर उसी के घर में रहे। तो कैसी कैसी गतिविधियां होती हैं कि जब वधु वर को अपने ही घर में रखती है तो सामान्य समाज में उसे घर जमाई करना कहते हैं, घर जमाई बनना कहते हैं। लेकिन ये जो एक्टिविटी है थारों से बोक्साओं से जुड़ी हुई, इस प्रोसेस को हम बैठाण विवाह के नाम से जानते हैं। तो बैठाण विवाह एक प्रकार से आपका घर जमाई की प्रोसेस है। हो सकता है इस तरीके की जो गतिविधि है वो पुनर्विवाह के साथ भी कराई जाए। ठीक है? तो बैठाण नाम का विवाह संबंधित है बोक्साओं के समाज से, जबकि उठाण विवाह हमने देखा था कि वो थारुओं के समाज से जुड़ा हुआ था। क्लियर है? तो इस तरीके से छोटा सा एक टॉपिक है बोक्सा समाज से जुड़ा हुआ, जिसके बीच में से आपके एग्जाम पेपर में सवाल बन सकते हैं। क्लियर? ये जो हमारी सीरीज चलती है जनजातियों से जुड़ी हुई, इस सीरीज को हम क्या करेंगे और आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। और उत्तराखंड में जो अन्य प्रकार की जनजातियां हैं, जैसे जौनसारी होगी, राज जनजाति होगी, क्लियर है, उन जनजातियों पर भी क्या करेंगे हम आगे लेक्चर प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को इस प्रकार के लेक्चर से परीक्षा में लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।